फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी वाणी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। तो आज हम समुच्चय बोधक अव्यय और प्रकार क्या है और कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक है हमारा आज का समुच्चय बोधक अव्यय। तो किसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? इसकी परिभाषा क्या है एक बार देखेंगे। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं और इन्हें योजक भी कहते हैं। तो देखो, समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ है, पहले आपको समझना चाहिए कि अव्यय क्या है। तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अव्यय का अर्थ क्या है। मतलब जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं अव्यय। तो अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो समुच्चय मतलब देखो, दो शब्दों को, नहीं तो दो वाक्यांशों को, नहीं तो दो वाक्यों को जो शब्द मिलाते हैं उन्हें ही कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। यही परिभाषा ये कहती है हमें। तो इसमें देखिए, जैसे वाक्य में ऐसे शब्द हमें दिखाई देते हैं जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, ताकि, क्योंकि, इसलिए। ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द हमें दो वाक्यों को जोड़ने वाले, नहीं तो दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले, नहीं तो दो शब्दों को जोड़ने वाले हमें ऐसे शब्द मिलते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसको ही मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया है। इन शब्दों को रक्षा, जैसे पहला वाक्य है हमारा, रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। अब देखिए, यहाँ दो शब्दों को जोड़ने वाला एक शब्द आया है हमें, कौन सा? तो ये जो शब्द है हमारा भाई और बहन, दो शब्दों को हमें जोड़ रहा है। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य देखिए, राम खाना खाया और सो गया। राम खाना खाया और सो गया। अब बताइए, यहाँ दो शब्दों को जोड़ा हुआ है। ये और जो शब्द है, आपने समझ लिया होगा कि पहले वाक्य में और ये समुच्चय बोधक है, तो दूसरे वाक्य में भी और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ दो शब्दों को जोड़ा हुआ है या दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है, ये समझना आसान होगा। तो ये समझना चाहिए हमें। देखिए कैसे, राम खाना खाया, ये एक वाक्य है, ये हमारा पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य है सो गया, ये हमारा दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो हमें शब्द मिला है ये है और इसे कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान में आया होगा कि ये और जो शब्द है हमारा, दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है और दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। तो ये हुआ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम आगे देखेंगे समुच्चय बोधक के प्रकार कौन से हैं। तो आगे हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक दूसरा। तो क्या किसे कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक? एक बार परिभाषा देखेंगे, जो अव्यय समान घटकों, शब्दों, वाक्यांशों, मतलब देखो यहाँ समान घटकों का अर्थ क्या है, तो इसमें शब्दों या वाक्यांशों या वाक्य हो सकते हैं और इनको परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले, परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं, जो मिलाते हैं उन्हें कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? अब यहाँ देखिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ
शब्दों और वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द होते हैं, और यहाँ केवल वाक्यों को ही मिलाने वाले शब्द ऐसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। आज मैं यहाँ केवल शॉर्ट में बता सकती हूँ कि यहाँ आश्रित उपवाक्यों की पहचान यदि जो ऐसे शब्दों से पहचान हमें की जा सकती है, मतलब ऐसे शब्दों से जो वाक्य शुरुआत होते हैं उन्हीं को हम आश्रित उपवाक्य में ले सकते हैं। प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, तो इसे हम आश्रित उपवाक्य में ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार क्या हैं। अब देखेंगे इनके प्रकारों के बारे में कि कौन से प्रकार हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में 4 प्रकार हैं। कौन से? तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, केवल संयोजक लिखा है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तीसरा है विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और चौथा है परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये 4 प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक के हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार है। कौन से? कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक और स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम देखेंगे यहाँ एक एक प्रकारों के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे समानाधिकरण में पहला संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये परिभाषा क्या कहती है? तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये परिभाषा हमने डायरेक्ट हम समुच्चय बोधक अव्यय में भी हमने देखा है। उसी परिभाषा को ही हम कॉमन से यहाँ उसको ही हम संयोजक समानाधिकरण की परिभाषा भी कह सकते हैं। तो आगे के जो विभाजक और भी कुछ प्रकार है उनमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस नज़र आएगा, तो उसके परिभाषा में क्या अंतर है देखेंगे हम आज। ओके, तो जैसे ये परिभाषा क्या कहते हैं, जैसे पहले ही हमने समुच्चय बोधक अव्यय में जिस तरह हमने देखा है उसी तरह 2 शब्दों को, वाक्यांशों को, नहीं तो 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द, परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उसी को कहते हैं संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। जैसे हमने देखा है तथा, एवं, व और ऐसे शब्द यहाँ मिलते हैं। और वाक्य में अगर हम प्रयोग किए तो राकेश व दिनेश दोनों भाई हैं। तो ये एग्जाम्पल में हमें राकेश और दिनेश 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों के मिलाने वाला जो शब्द है हमारा, ये है हमारा व। तो ये व क्या हुआ? हमारा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं एवं तुम पढ़ लेंगे। यहाँ भी 2 शब्द हैं, एक मैं और एक तुम, दोनों मिलकर पढ़ना है। तो यह मैं और तुम को मिलाने वाला जो शब्द है उसी को कहते हैं हम संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये एवं जो शब्द है हमारा, ये हुआ हमारा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है विभाजक समानाधिकरण। अब विभाजक समानाधिकरण का अर्थ क्या है? जो संबंध बोधक 2 शब्दों, ध्यान से देखिए, 2 शब्दों, वाक्यांशों या 2 वाक्यों को जोड़कर यहाँ तक सभी में कॉमन आता है। जो समानाधिकरण के जो प्रकार में है ना, ये इसमें यहाँ तक सभी कॉमन आता है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी में ये कॉमन आता है। अब आगे देखेंगे क्या है, जोड़कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो ये परिभाषा इसे क्या कहती है, तो हम उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह समझेंगे। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि शब्द हमें यहाँ इसमें इस प्रकार में हमें दिखाई देते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, पुष्पा या मीना बाहर जाएंगे। अब ये परिभाषा क्या कहती है, तो यहाँ
दो वाक्यों में दो शब्द या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को एक को तो लिया जाता है और दूसरों को जोड़ने का भाव यहाँ प्रकट होता है, मतलब एक को स्वीकार किया जाता है। वो किसको अभी पता नहीं है, वो किसको क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन ये नहीं तो ये, ऐसा इसमें हमें दिखाई देता है। जैसे देखो, पुष्पा या मीना बाहर जाएंगे। अब देखो, इसमें पुष्पा तो एक जाएगी, नहीं तो मीना एक जाएगी, दोनों भी जाएंगे ऐसा भाव हमें प्रकट नहीं होता है। तो पुष्पा तो जाएगी, नहीं तो मीना तो जाएगी। मतलब इन दो शब्दों को जोड़ने वाला ये जो या शब्द है उसे हम विभाजक समानाधिकरण कहते हैं। दूसरा है रामू यहाँ आएगा अन्यथा वहाँ जाएगा। अब देखिए इस उदाहरण में दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है और वो कौन सा शब्द है, तो अन्यथा। अब यहाँ देखो, रामू यहाँ आएगा नहीं तो वहाँ जाएगा, दोनों में से कोई एक कार्य होगा, दोनों कार्य नहीं होंगे। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या किस में लेते हैं, विभाजक समानाधिकरण अव्यय में लेते हैं। अब आगे देखिए, विरोधदर्शक समानाधिकरण। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट होता है उन्हें विरोधदर्शक समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। मतलब विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब यहाँ दो बातों का विरोध प्रकट होता है। कैसे? इसमें ऐसे शब्द मिलते हैं बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर, इस तरह के शब्द हमें इन वाक्यों में हमें मिलते हैं। अब इसे वाक्य प्रयोग करने के बाद देखिए एक बार, तुम्हें पढ़ना था लेकिन नहीं पढ़े। पढ़ना तो था लेकिन नहीं पढ़े। देखो, पढ़ना था और नहीं पढ़े, दोनों में विरोध हमें दिखाई देता है। तो विरोध प्रकट करने वाला यहाँ जो दो बातों को विरोध प्रकट करने वाला जो शब्द हमें जोड़ने वाला जो शब्द हमें दिखाई दे रहा है वह है लेकिन। दूसरा देखिए, धन्नो चाची को शहर जाना था परंतु गाड़ी नहीं मिली। शहर तो जाना था लेकिन क्या हो गया, नहीं जा पाई। मतलब गाड़ी नहीं मिली, इसका बोध हमें क्या होता है, मतलब वो नहीं जा पाई। मतलब जाना था और नहीं जाने का वहाँ बोध हमें होता है। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द हमें मिलता है वो है परंतु। ऐसे शब्दों को हम विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे का है परिमाण सूचक समानाधिकरण। अब परिणाम सूचक समानाधिकरण का अर्थ क्या है? जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या न होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई, उसे परिमाण सूचक समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। अब ये डेफिनेशन हमें क्या कहता है, तो एक क्रिया होने या ना होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हो पाई है। तो ये परिभाषा इस तरह कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द हमें मिलते हैं, इसलिए, अतः, फलस्वरूप, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। देखो, मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने के लिए आपको। एक है, तुम बहुत बातें करते थे इसलिए मैं बात नहीं कर सका। अब कोई आकर पूछेंगे कि अरे तुम चार लोग में खड़े हो तो तुम क्यों बातें नहीं करते थे। एक फ्रेंड आपको आकर पूछ रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो तुम इतनी बातें करते थे कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए मैं बात नहीं कर सका। तो इसका मतलब तुम इतनी बातें करते थे कि इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका परिणाम क्या हो गया, तो मैं बात नहीं कर सका। तो इसको यहाँ परिमाण को हमें सूचित करता है। तो यहाँ हुआ हमारा, इसलिए ये हमें परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रावण ने सीता का अपहरण किया, फलस्वरूप उसकी लंका जल गई। अब देखो, यहाँ भी एक परिणाम का बोध होता है। कैसे? पहली क्रिया क्या हुई है, रावण ने सीता का अपहरण किया। अगर अपहरण किया हुआ है, इसीलिए तो उसका परिणाम हमें क्या दिखाई दिया, उसकी लंका जल गई है। तो ऐसे शब्दों को ही परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे देखिए, वैधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रकार है कारण सूचक वैधिकरण। अब कारण सूचक वैधिकरण क्या है?
जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक विधिकरण अव्यय कहते हैं। मतलब ये परिभाषा क्या कहती है, तो पहले वाक्य की जो क्रिया हुई है उसका कारण हमें दूसरे वाक्य में मिलती है, तो ऐसे शब्दों को हम कारण सूचक विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें ताकि, क्योंकि, चूंकि इस तरह के शब्द हमें मिलते हैं। पहला शब्द है, पहला वाक्य मैंने लिखा है, तुम अच्छी तरह बताओ ताकि मैं समझ सकूं। अब देखो यहाँ तुम अच्छी तरह बताने से मैं समझ सकता हूँ, मतलब ये समझने का कारण पहले क्या है, तुम अच्छी तरह बताओगे तभी मैं समझ सकती हूँ। तो ये दो शब्दों को मिलाने वाला जो शब्द, दो वाक्यों को जो मिलाने वाला शब्द है हमें ताकि, तो ये हुआ हमारा कारण सूचक विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चा रो रहा है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है। अब भूख लगने का कारण हमें पहले वाक्य में यहाँ दिखाई दे रहा है ना, भूख क्यों लग रही है, सॉरी बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है। तो इन दो वाक्यों को जो जोड़ने वाला जो शब्द है उसे कहते हैं हम, ये है क्योंकि और ये है हमारा कारण सूचक विधिकरण। मतलब इन वाक्यों के द्वारा, मतलब इन शब्दों के द्वारा हमें कारण का बोध होता है। ऐसे ही शब्दों को हम कारण सूचक विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा देखिए संकेत सूचक विधिकरण। अब संकेत सूचक विधिकरण क्या है, जिस संबंध बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने के कारण का संकेत, देखिए यहाँ संकेत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सूचक विधिकरण अव्यय कहते हैं। मतलब एक जो क्रिया हुई है उसका कारण का संकेत हमें दूसरे वाक्य में मिलती है, तो ऐसे शब्दों का जो बोध होता है तभी हम उसे संकेत सूचक विधिकरण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए यद्यपि, तथापि, यदि, तो ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। अब यद्यपि तथापि अलग अलग वाक्य में हमें नहीं मिलता है, एक ही उदाहरण में हमें मिलता है। यदि, तो वो भी इसी तरह। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे, यदि तुम स्टेशन जल्दी पहुंचते तो गाड़ी जल्दी मिलती। तो यहाँ देखो एक वाक्य की क्रिया होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है। मतलब एक, अब यदि तुम स्टेशन जल्दी पहुंचते तो पहुंचने का संकेत, अब गाड़ी जल्दी मिलता तो कब मिलता, यदि तुम जल्दी स्टेशन पहुंचते। दूसरा वाक्य देखिए, यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार अच्छा है। अब देखो कुछ लोग मंत्री बहुत बड़े बड़े पद पर जाने के बाद दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करना भूल जाते हैं। वो मतलब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, यद्यपि वह एक व्यक्ति है वो मंत्री बन गया है फिर भी, मतलब ये तथापि का अर्थ क्या है, तो फिर भी, तो तथापि उसका व्यवहार अच्छा है। मतलब एक वाक्य का संकेत दूसरे वाक्य में हमें मिलता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकेत सूचक विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये तो और तथापि क्या हुआ हमारा, सॉरी यदि और तो, मैंने कहा है आपको एक ही वाक्य में हमें मिलते हैं ये शब्द, यदि, तो और यद्यपि और तथापि, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से संबंध हमें दिखाई देता है। ऐसे शब्दों को ही हमें संकेत सूचक विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब आगे के दो प्रकार हम देखेंगे। उद्देश्य सूचक विधिकरण, अब क्या है इसे कैसे, मतलब देखेंगे एक परिभाषा कैसे क्या है, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है उसे उद्देश्य सूचक विधिकरण अव्यय कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन क्या कहता है, तो एक क्रिया के होने का उद्देश्य क्या है इस शब्द के द्वारा हमें प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को ही उद्देश्य सूचक विधिकरण कहते हैं। जैसे इसमें ताकि, जिससे कि अलग अलग नहीं है, जिससे कि ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। मैंने उदाहरण के लिए है, मम्मी ने अपने बेटे के लिए चॉकलेट खरीदा ताकि वह चुप रहे, ये उदाहरण है। अब देखो मम्मी ने जो चॉकलेट खरीदा है उसका उद्देश्य क्या है, तो हमें अगले वाक्य में हमें दिखाई देता है, वो कौन सा है, वह चुप रहे, मतलब उसका बेटा चुप रहे। तो देखो तुम दूसरा उदाहरण देखिए,
तुम ऐसा कुछ काम करो जिससे कि हमें प्रेरणा मिले। अब काम करने का उद्देश्य यहाँ क्या है कि प्रेरणा मिलना। तो ये जो जिससे कि और ताकि ये जो शब्द है हमें क्या प्रकट करता है, तो उद्देश्य को प्रकट करता है। उद्देश्य, इसे ही उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए चौथा हमारा आखिर का स्वरूप सूचक व्यधिकरण। अब ये क्या कहता है डेफिनेशन हमें, जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है, उसे स्वरूप सूचक व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। देखो कैसे, मतलब एक वस्तु को एक व्यक्ति के बारे में समझाने के लिए उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, नहीं तो उसका स्वरूप क्या है वो बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को सूचित करने वाले शब्दों को ही स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें जैसे अर्थात, मानो, यानी ऐसे शब्द हमें दिखाई देते हैं। और मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है यहाँ पहला एग्जाम्पल, उसका मुख इतना सुंदर है मानो चंद्र। अब देखो उसका मुख इतना सुंदर है बताने के लिए किसका रूप लिया गया है, यहाँ चंद्र का रूप लिया गया है, मतलब चंद्र का स्वरूप यहाँ रखा गया है। दूसरा है, तो पहले वाक्य में है मानो, है ना, ये हमारा स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमें हिंसा अर्थात लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब देखो इस वाक्य में जो हिंसा शब्द है, इस हिंसा शब्द को और भी समझाने के लिए क्या बता रहे हैं, तो इस हिंसा का अर्थ क्या है, तो अर्थात लड़ाई नहीं करना। क्या है, लड़ाई नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, तो यह हुआ हमारा अर्थात, ये हुआ स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आज के पीरियड में हमने समुच्चय बोधक अव्यय क्या है और उसके प्रकार क्या है, उसमें अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा कंफ्यूज भी रहेगा कि ये इसमें भी आ सकता है, ये उसमें भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंसेस के जो वाक्य के जो भाव होते हैं उसको हमें समझकर हम आगे चलेंगे तो विषय वो हमारा टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आई होप आप सभी को आज का हमारा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।